गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देश बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में बात करेंगे अपन सर्वोच्च न्यायालय। अपने जानते हैं कि वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, और इसके अधीन, इसी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। और इन उच्च न्यायालयों के अधीन विभिन्न प्रकार के न्यायालय, जैसे कि जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, इसके अलावा अन्य प्रकार के, कई प्रकार के न्यायाधिकरण आदि स्थापित है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक संवैधानिक निकाय है। इसके पास कई प्रकार के अधिकार हैं, और इन अधिकारों में प्राथमिक अधिकारों के साथ साथ, प्रारंभिक अधिकारों के साथ साथ अपीलीय अधिकार भी है, परामर्शदात्री अधिकार भी है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार भी है और संविधान की रक्षा करने का अधिकार भी है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से लैस है, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की और साथ ही साथ कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की व्याख्या भी करता है, समीक्षा भी करता है। और अगर ऐसे कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध होते हैं तो उनको वो अवैधानिक घोषित करके समाप्त भी करता है। हमारा जो न्यायपालिका का ढांचा है वो इकहरा है। अगर हम एक बार बात करें अमेरिकी न्यायपालिका की, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, एक केंद्र की अलग और राज्यों की अलग। केंद्र के कानूनों को लागू करने, उनकी समीक्षा करने आदि के लिए केंद्रीय न्यायपालिका है, और यही स्थिति राज्यों के संबंध में है। वहाँ पर केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका और राज्यों के लिए अलग। भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का ढांचा अमेरिका की भांति दोहरा नहीं है, बल्कि इकहरा है, एकल है। यानी कि शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन उच्च न्यायालय है, उसके अधीन जिला न्यायालय है, और उसके अधीन विभिन्न प्रकार के अन्य न्यायालय हैं। और जो सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है वो इन समस्त अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। वो सर्वोच्च इकाई है, सुप्रीम इकाई है। इसलिए हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का ढांचा इकहरा है, एकल है। हम आज इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दृष्टिपात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ढांचा है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके पास क्या क्या अधिकार है। एक विशेष चीज भी हम जानेंगे कि जिसकी आजकल चर्चा ज़्यादा रहती है, कोलोजियम सिस्टम या कॉलेजियम सिस्टम। ये क्या सिस्टम है, कब से ये लागू हुआ और इसमें क्या परंपराएं हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियोज़ है, ये जो बातें हैं, ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। ये न केवल बीए और एमए कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन समस्त लोगों के लिए भी उपयोगी है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। पहले अपन सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करते हैं कि जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो वास्तव में आया कहाँ से। सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्तियों और अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। यानी कि जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस कोर्ट की शुरुआत भारत में सबसे पहले सन 1773 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर आधिपत्य हुआ करता था। उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई और इसको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या सर्वोच्च न्यायाधिकरण। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दिया गया था, इसको सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल प्रकार से, एक प्रकार से ट्रिब्यूनल की स्थापना
की गई थी, जो आगे चलकर आज के सुप्रीम कोर्ट के रूप में सामने आया था। तो सबसे पहले सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो सर्वोच्च न्यायाधिकरण था, ये जो ट्रिब्यूनल था, इसकी स्थापना 1773 में की गई थी। ये समूचे भारत के लिए नहीं था, समूचे भारत के लिए नहीं था, बल्कि इसको सुनवाई का अधिकार तत्कालीन समय के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। यह भी याद रखिएगा, सन 1773 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तब बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए थे। लेकिन चूंकि हम बात 1773 की कर रहे हैं, तो 1773 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था, भारत का सबसे बड़ा प्रांत, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1773 में। इस सर्वोच्च न्यायाधिकरण को तत्कालीन समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी प्रकार की अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार था, उनका निपटान यानी कि उन विवादों का निपटारा करने का भी अधिकार था। जितने भी प्रकार के विवाद आते थे वो इस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा सकते थे। मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं 1823 में स्थापित किए गए थे। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिस सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, वो केवल बंगाल के लिए थी। बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। इसके अलावा दो और सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए गए थे, सर्वोच्च न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। एक सन 1800 में मद्रास में और दूसरा 1823 में बंबई में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं या जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। मद्रास और बंबई, वो उस समय मद्रास और बंबई के नाम से जाने जाते थे, और इनमें भी सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना क्रम से 1800 में मद्रास में और 1823 में बंबई में की गई थी। और इसको स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन समय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय को जाता है। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी कि फिर 1823 के पश्चात एक और समय आता है सन 1861। सन 1861 का जो अधिनियम था, याद रखेगा, 1857 में भारत में जब क्रांति हुई थी, जिसे हम भारतीय ऐतिहासिक क्रांति कहते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसके पश्चात 1861 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। और इस भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत भारत के तत्कालीन कुछ प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। याद रखिएगा, अभी अपन ने बात की 1773 में बंगाल में यह सर्वोच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। उसके पश्चात 1800 में मद्रास में और 1823 में बंबई में यह भी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन 1861 में जो न्यायालय स्थापित किए गए वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किए गए थे। ये थोड़ा सा अंतर है, आप थोड़ा सा इस अंतर को समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किए गए थे और 1861 में उच्च न्यायालय के रूप में विभिन्न प्रांतों में स्थापित किए गए थे। एवं कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालयों का तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये निकलता है कि जिस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में, 1800 में मद्रास में, 1823 में बंबई में जो न्यायालय स्थापित किए गए थे सर्वोच्च न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय तीनों के तीनों सर्वोच्च न्यायालय 1861 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिए गए। यानी कि 1861 के बाद में भारत में कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं रहा, सिर्फ उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए प्रत्येक प्रांत में। जितने भी प्रकार के उस समय के ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उन सभी प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। और इस 1861 के अधिनियम के माध्यम से इससे पूर्व जो सर्वोच्च न्यायालय तीन प्रकार के थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, इनको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ
जो प्रेसिडेंसी शहरों में, जो बड़े शहर थे उनमें जो सदर अदालतें थी उनको भी समाप्त कर दिया गया और सारे के सारे अधिकार उच्च न्यायालयों को सुपुर्द कर दिए गए। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। यानी कि पूरे भारत के लिए सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अभी अपन ने बात की 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, मैंने कहा कि वो पूरे भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके बाद 1800 में और 1823 में क्रमशः मद्रास और बंबई में भी सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किए गए, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत क्षेत्र के लिए नहीं थे। पूरे भारत के लिए जिस न्यायालय को पूरे भारत में विवादों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फेडरल कोर्ट के नाम से की गई थी, वो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किए गए। जब तक 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं कर दी गई थी, तब तक 1861 के तहत जो विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, वास्तव में वही एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय थे, क्योंकि वो अंतिम न्यायालय थे, इनके ऊपर कोई न्यायालय नहीं था। याद रखिएगा 1861 में जो प्रांतों में न्यायालय स्थापित किए गए थे वो अंतिम न्यायालय थे, इनके ऊपर कोई न्यायालय नहीं था, क्योंकि बंगाल, मद्रास और बंबई में जो सर्वोच्च न्यायालय थे उनको 1861 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। विभिन्न प्रांतों में 1861 में नए उच्च न्यायालय बना दिए गए थे और 1935 में जब तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं होगी तब तक ये अंतिम न्यायालय के रूप में ही जाने गए। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये उस समय के भारत के सर्वोच्च न्यायालय थे, विभिन्न प्रांतों के सर्वोच्च न्यायालय। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उस न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था। जो 1935 के अधिनियम में जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिस फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, उसके पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों, यानी कि जितने भी प्रांत थे, यानी कि जितने भी राज्य थे उनके बीच में और संघ सरकार के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों की सुनवाई करने का अधिकार फेडरल कोर्ट को दिया गया। और इसके अलावा जो भारत के विभिन्न प्रांतों में जो उच्च न्यायालय थे उन उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी फेडरल कोर्ट को दिया गया। यानी कि एक प्रकार से 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरल कोर्ट को प्रारंभिक अधिकार और अपीली अधिकार दोनों ही प्रदान किए गए थे। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये बात हम भली बात जानते। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और इसी दिन भारतीय संविधान के तहत जितनी भी एजेंसियां थी वो सारी प्रवर्तन में आ गई, सारी की सारी कार्य रूप में आ गई। और इसी कारण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तन में आ गया। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसे आज हम दिल्ली में देख सकते हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी, भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। जिस सर्वोच्च न्यायालय की आज अपन बात कर रहे हैं, जो 1950 में स्थापित हुआ था भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, उसके द्वारा दिया गया आदेश, उसके द्वारा दिया गया निर्णय पूरे भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इसका कारण यह भी है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी कार्य करता है और इस कारण से उसके द्वारा घोषित निर्णयों के बारे में कहीं पर भी कोई शंका
नहीं की जा सकती, और अगर वो प्रस्तुत किया जाता है तो एक कानून के रूप में प्रभावी माना जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारा वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा करने की शक्ति भी इसे प्राप्त है। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को यदि वो संविधान के विरुद्ध होते हैं तो उनको रद्द करने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ संघ एवं राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया संघात्मक शासन के हिसाब से, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनकी रक्षा करने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय व्यापक शक्तियों से लैस है और वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। वो ये भी देखता है कि हमारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे अन्य अंग, वो अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करे और उन सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास न करे। चलिए देखते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, 22 भाग है, और उनमें जो भाग 5 है जिसका नाम दिया गया संघ, और उस भाग 5 के अध्याय 6 जिसका नाम दिया गया संघ न्यायपालिका, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये थोड़े से अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 से 147। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में, यानी उसका निर्माण क्या होगा, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में, जैसे कि प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री आदि जो अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में, उसकी शक्तियां क्या होगी और वो किस प्रक्रिया के तहत मामलों की सुनवाई करेगा, इनके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। एक बार इसको समझिएगा। अनुच्छेद 124(1) ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह बतलाता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और वो सर्वोच्च न्यायालय किनसे मिलकर बनेगा, इसमें लिखा गया है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI होगा और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये बात कर रहे हैं हम भारतीय संविधान के लागू होने के समय जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 124(1) में जो प्रावधान किए गए थे उसके बारे में। उस समय यह कहा गया था कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की, यानी कि कुल मिलाकर 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और यह भी लिखा गया था कि जब तक कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं कर देती है तब तक इतने ही न्यायाधीश रहेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर जो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है उसका अधिकार संसद को दिया गया है। संसद समय समय पर कानून बनाकर भारत में
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही है। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां हैं। मौलिक रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें, उसकी शक्तियों की बात करें, तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो उसका मौलिक क्षेत्राधिकार भी माना जाता है। एक अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका मतलब अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना। और परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यदि राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श मांगता है किसी कानूनी मुद्दे पर, तब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य भी करता है। तो मौलिक रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांट दें: मूल अधिकार क्षेत्र या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संगठन अनुच्छेद 124(1) यानी कि 124(1) में यह बतलाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किन से मिलकर बनेगा। मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। जब संविधान लागू हुआ, जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। यानी कि कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश 1950 में स्थापित किए गए थे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय। 1956 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत 10 कर दी गई। 1963 में इसे 13 कर दिया गया। 1977 में 17 कर दिया गया और 1986 में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 26 की गई। यानी कि समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ाई जाती रही है। 1950 में स्थापित किया गया था, तब 8 न्यायाधीश थे और 1956 में मुख्य न्यायाधीश समेत 10 कर दिए गए। 1963 में मुख्य न्यायाधीश समेत 13 कर दिए गए। 1977 में मुख्य न्यायाधीश समेत 17 कर दिए गए और 1986 में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 26 कर दी गई। उसके पश्चात मार्च 2008 में मुख्य न्यायाधीश समेत 31 न्यायाधीश किए गए। यानी कि अगली बढ़ोतरी 1986 के बाद 2008 में की गई, जब मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। और हाल ही में 2019 में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 34 की गई। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में ये ढांचा बनाया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 134। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में। जितने भी प्रकार के न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में भी और भारत के उच्च न्यायालयों में भी, उन सभी में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति आवश्यक रूप से परामर्श लेता है। मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से लिखित परामर्श लेगा। यह व्यवस्था 28 अक्टूबर 1998 के बाद से शुरू हुई है। यानी कि ये जो परंपरा, जिसे आज हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, आगे अपन और विस्तार से बात करेंगे इस पर। इस कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत 28 अक्टूबर 1998 से हुई है। इसमें यह कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देगा, तब वह 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से लिखित में परामर्श प्राप्त करेगा। और जो लिखित में परामर्श प्राप्त होगा, उसी के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय परामर्श प्रदान करता है। बिना लिखित परामर्श के सिफारिश मान्य नहीं। यदि ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश लिखित परामर्श नहीं दे, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई परामर्श या मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करेगा। इसी को कॉलेजियम सिस्टम में कहा जाता है। वर्ष 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि 1950 में जब भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तब से लेकर 1973 तक भारत में
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या परंपराएं थी। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। 1950 से लेकर के 1973 तक भारत में यह परंपरा रही है कि जो भी तत्कालीन समय में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा, उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 1973 तक, 1950 से 1973 तक यही परंपरा रही कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता रहा है। लेकिन वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहले 1973 में इस परंपरा को तोड़ा गया। 1973 में जब मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे A.N. रे, वो वरिष्ठता के क्रम में चौथे न्यायाधीश थे। उनसे ऊपर 3 और वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन राष्ट्रपति ने इन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए चौथे नंबर पर, वरिष्ठता के क्रम में चौथे नंबर पर A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। फिर वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर M.U. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि फिर 1977 में पुनः इस वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। 11वें नंबर के न्यायाधीश M.U. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। हालांकि M.U. बेग से 10 ऊपर वरिष्ठतम न्यायाधीश मौजूद थे, लेकिन उनकी वरिष्ठता को दरकिनार किया गया और राष्ट्रपति ने जूनियर व्यक्ति को, कनिष्ठ व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ प्रदान करवाई वर्ष 1977 में। यानी कि सबसे पहले 1973 में वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, फिर 1977 में भी वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में रद्द कर दिया था। यानी कि ये जो उल्लंघन होने की परंपरा स्थापित हो गई थी 1973 में, 1977 में, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही विराम लगा दिया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक विवाद आया, द्वितीय न्यायाधीश मामला। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है, द्वितीय न्यायाधीश मामला, जो 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस द्वितीय न्यायाधीश मामले में निर्णय देते हुए जो वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता था, इस वरिष्ठता के उल्लंघन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। इसमें यह कहा कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में कि भारत का जो भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थान दिलाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश वही होगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। इसलिए 1993 के द्वितीय न्यायाधीश के मामले में जो वरिष्ठता का उल्लंघन अब तक किया जाता रहा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से विराम लगा दिया और एक नई परंपरा स्थापित हो गई। और उसी के पश्चात 1998 में इसी द्वितीय न्यायाधीश के मामले की वजह से कोलोजियम सिस्टम की शुरुआत होती है। फिर 1998 में यह तय कर दिया गया था कि मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के लिखित परामर्श के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में परामर्श देगा, और जो लिखित परामर्श मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाएगा, उसी के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो यही कोलेजियम सिस्टम वर्तमान में भारत में प्रचलित है। तो ये आज अपन ने बात की सुप्रीम कोर्ट के थोड़े इतिहास के बारे में, उसके अतीत के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में और उसके संगठन के बारे में। अगले वीडियो में इस कड़ी को और अपना आगे बढ़ाएंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई किंतु परंतु हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी को बढ़ाते हुए अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।